गाइस काफी अच्छा टॉपिक है ये, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं कि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती क्या है, इनके क्या काम होते हैं। फिर हम लोग थ्योरी पर चलेंगे, जिससे कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको दिमाग पे रखना है बैंक को। ठीक है, हम जब भी बैंक से लोन लेते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, बैंक को कोलैटरल्स देना पड़ता है। मतलब कि बैंक के पास कुछ चीजें गिरवी रखना होता है, कोलैटरल्स देना होता है ना। बैंक के पास हम लोग कोई ना कोई एसेट गिरवी रखते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमें जो है वो घर बनाने के लिए लोन चाहिए, हाउस लोन चाहिए। तो बैंक के पास हम जाते हैं, बैंक को बोलते हैं कि हमें लोन चाहिए, बैंक बोलती है हाँ मिल जाएगा। तो बैंक हमें जो है वो लोन दे देती है। उसके बदले में बैंक क्या करती है, अपने पास पेपर्स रख लेती है। राइट, अपने पास क्या करती है, पेपर्स जो है वो रख लेती है इस हाउस के। राइट, अब फिर क्या होता है, जब हम पूरी ईएमआई जो है वो बैंक को पे कर देते हैं तो ये पेपर हमारे पास वापस आ जाते हैं, यानी कि पेपर बैंक से छूट जाते हैं, है कि नहीं। और वो पूरी तरह से प्रॉपर्टी जो है वो लोन फ्री हो जाती है। राइट, तो ये चीज आप सभी लोग, सिंपल सी चीज है, आप सभी लोग जानते हैं। बट कुछ होते हैं शैतान। कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेने के बाद बैंक को लोन चुकाते नहीं है। राइट, अब देखो शैतान की बात नहीं है, कई बार लोगों की अपनी मजबूरियां भी होती हैं। अब बैंक को वो ईएमआई नहीं चुका रहे हैं, ठीक है, अपन इस तरीके की बात कर लेते हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के भी हरकत ही करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं इस प्रकार के। राइट, और कई लोग तो इन सब चीजों से अपना अलग से जो है प्रॉफिट भी कमाते हैं। बहुत सारे तौर तरीके होते हैं यार, अब क्या बताएं आपको। बट मेन जो आपके काम की चीज है एआरसी समझने की, वो पहले समझो। तो कुछ लोग हैं, अब इन्होंने भाई साहब बैंक से लोन ले लिया, अब बैंक को लोन वापस नहीं किया, है ना। अब बैंक के पास एक काम नहीं है यार, बैंक के पास 100 काम होते हैं। प्राइमरी बैंक का काम क्या है, प्राइमरी काम ये है बैंक का कि बैंक के पास लोगों का पैसा जो है वो रखते हैं लोग। राइट, यानी कि हम बैंक में जाकर अपनी सेविंग्स जो है वो रखते हैं सिक्योरली। राइट, उसमें हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। बैंक लोगों को एफडी ऑफर करती है, फिक्स डिपॉजिट ऑफर करती है। बैंक लोगों का बिजनेस अकाउंट यानी कि करंट अकाउंट जो होता है उसको मैनेज करती है। बैंक जो है वो लोगों को लोन्स वगैरह जो है वो ऑफर करती है, लोन देती है बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, है कि नहीं। तो बैंक के पास कितने सारे प्राइमरी काम है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई व्यक्ति बैंक का पैसा वापस नहीं चुकाएगा तो बैंक के पास तो इतने सारे काम है यार। अगर बैंक इस व्यक्ति के पास बार बार जाकर वसूलने के लिए चली जाएगी, वसूली करेगी, तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं बैंक के जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे, प्राइमरी गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, है कि नहीं। तो इसी चीज को देखते हुए कि अरे यार अगर कोई व्यक्ति बैंक को लोन ना दे, लोन ना चुकाए, तो बैंक खुद ब खुद रिकवरी ना करके एक कंपनी से जो है वो रिकवरी करवाए। तो कुल मिलाकर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब ही यह है कि ये कंपनी ऐसी कंपनी बनाई गई है जो कि रिकवरी करे, वसूली करे। तो ये वसूली भाई है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और वसूली भाई के अलावा इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी बैंक जो कुर्की कर लेती है, यानी कि बैंक के पास जो पेपर्स होते हैं उस जमीन के, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उस जमीन को जो है वो बेचती है, उस प्रॉपर्टी को बेचती है और पैसे जो है वो वसूलती है, बेचकर पैसे वसूलती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। राइट, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। बात समझ में आई आपकी? एक बार और रिपीट कर देता हूं सिंपल तरीके से। देखो, बैंक जो है उसके पास इतना काम नहीं है कि बैंक को जो लोग ईएमआई नहीं पे कर रहे हैं उससे बैंक जो है वो डायरेक्ट डील करे। उसके लिए इन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो बना दी है। इस कंपनी का मेन काम क्या होता है, पहले तो वसूली भाई की तरह उसके पास जाना और उससे बोलना कि भैया दो पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। राइट, हमारी ईएमआई दो। बट अगर ये ईएमआई नहीं चुकाता है तो बैंक ने एआरसी को इसके पेपर दे दिए होते हैं। एआरसी जो है वो इसके पेपर्स के माध्यम से, यानी कि ऑब्वियस होता है क्योंकि लीगल चीज जो भी है वो पेपर जिसके पास है वो लीगलाइज है। तो बैंक क्या करेगी, यानी कि स्पेशली एआरसी बैंक के बिहाफ में ये क्या करेगी, ये उस प्रॉपर्टी को बेच देगी और उससे हुआ पैसा जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा कि एआरसी के पास आ जाएगा। बट एक और पॉइंट आपको इस पर समझने की आवश्यकता है। देखो, बैंक के बिहाफ में एआरसी काम नहीं करती। अभी जो मैंने वर्ड यूज किया ना, बैंक के बिहाफ में एआरसी ऐसा कर रही है, तो वो ऐसा नहीं है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे नहीं, फिर कैसे। तो वो ऐसे है कि बैंक और एआरसी के बीच में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हो जाता है। जैसे बैंक को पता लग गया कि अरे यार ये प्रॉपर्टी जो है वो एनपीए हो गई है, यानी कि अकाउंट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला गया, यानी कि अब इसमें लोन जो है वो वापस नहीं आ रहा, लोन की रिकवरी नहीं हो पा रही। तो बैंक क्या बोलेगी एआरसी को कि लेट्स से अपन एक एग्जांपल लेते हैं 1 करोड़ का। जैसे बैंक ने एक व्यक्ति को 1 करोड़ लोन दिया बट सामने वाले व्यक्ति नहीं चुका रहा। अब ये 1 करोड़ एनपीए अकाउंट के अंदर चला गया, तो बैंक को तो अपनी बैलेंस शीट को क्लीन रखना है। तो बैंक क्या बोलेगी एआरसी को कि यार भैया अपने साथ एग्रीमेंट कर लो, एक काम करो, हमारा जो 1 करोड़ का एनपीए हो गया वो तुम अपने मत्थे ले लो, है ना। हम ये पेपर दे देते हैं, इसको वसूलना है वसूलो, जो करना है करो, अपने मत्थे ले लो। बट एआरसी बोलेगा इससे मेरा क्या फायदा। बैंक बोलेगी एक काम करो, 1 करोड़ हमें वसूल लें, आप हमें 90 लाख दे दो, बात रफा दफा करो। तो बैंक जो है वो एआरसी को 90 लाख देगी। अब एआरसी इस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में बेचे
या फिर 2 करोड़ में बेचे, 1.5 करोड़ में बेचे, वो एआरसी का प्रॉफिट, एआरसी का लुकआउट, क्योंकि ये भी कंपनी है ना। बात को समझिए, कंपनी किसके ऊपर काम करती है? अपने प्रॉफिट के ऊपर काम करती है, उसको प्रॉफिट चाहिए। तो बैंक से उसने ये डील करी तो उससे उसको प्रॉफिट मिल गया, और आगे बेचकर उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके जो भी वो प्रॉफिट कमाए या लॉस करे वो उसका लुकआउट। बैंक अपनी जगह क्लीन हो गई। तो एआरसी को बनाया ही इसलिए गया था कि बैंक इन सब फालतू पचड़े में ना पड़े। एक एआरसी कंपनी दे दी जो कि पूरे बैंक के एनपीए जो है वो अपने मत्थे ले और अपने हिसाब से डील करे। और अब अपने मत्थे तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं लेगी लॉसेस को, तो उसको तो प्रॉफिट चाहिए। तो यही होता है कि जैसे 1 CR का हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर वो है एनपीए है, तो बैंक और एआरसी के बीच में कुछ नेगोशिएशन हो जाता है, राइट। बैंक बोलती कि चलो थोड़ा लॉस मैं सह लेती हूँ और तुम जो है वो ले लो। क्योंकि आप मान के चलो ना, अगर 90%, अगर कहीं पर 1 करोड़ का पूरा लॉस बेटर है या 90 लाख का 10 लाख का लॉस बेटर है, आप बताएं मुझे। आप खुद बताएं कि एक जगह पर आपको 1 करोड़ का लॉस हो रहा है और दूसरी जगह आपको 10 लाख का लॉस हो रहा है, किस लॉस को प्रेफर करोगे? 10 लाख को प्रेफर करोगे ना। अब आप बोलो 1 करोड़ के लॉस को प्रेफर करोगे, तो फिर थोड़ा टाइम है सिविल सर्विसेज क्रैक करने में, राइट। तो ये तो बेसिक सी चीज है। मैं छोटे बच्चे को उठा के पूछूंगा कि बेटा तुम्हें एक चीज खरीदने में 1 करोड़ का लॉस हो रहा है, दूसरी चीज खरीदने में 10 लाख का लॉस हो रहा है, किस लॉस को झेलोगे? तो बोलेगा भैया 10 लाख को झेलना मेरे लिए बेटर रहेगा 1 करोड़ की जगह, है ना। तो वही चीज है। तो बैंक भी इसी प्रकार से एआरसी को जो है वो अपने पूरे एनपीए जो है वो ट्रांसफर कर देती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिंपल तरीके से आपको एआरसी का काम क्या होता है, किस प्रकार से ऑपरेट करती है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आइए थ्योरी के माध्यम से मैं पूरे टॉपिक को आपको समझाता हूं। देखिए अभी हो क्या रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कमेटी लेकर आई थी, सुदर्शन सेन कमेटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कमेटी सेटअप करी थी, सुदर्शन सेन कमेटी। सुदर्शन सेन ने हेड करी थी इस कमेटी को, इसलिए ये सुदर्शन सेन कमेटी है। इस कमेटी का मेन काम ये था कि एआरसी किस प्रकार से ऑपरेट कर रही है, किस प्रकार से कार्य कर रही है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो उसको रिव्यू करना, राइट। और फिर रिकमेंड करना कि किस प्रकार से उपाय जो है वो लाए जाए जिससे कि और बेहतर तरीके से एआरसी जो है वो ऑपरेट कर सके, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, है ना। तो ये चीज, और बैंकिंग जो सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है, उसको और बेटर बनाया जा सके एआरसी के माध्यम से। तो इसने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो दे दी है, और एआरसी स्मूथ तरीके से चले इसके लिए अब कुछ चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगी जो कि इस कमेटी ने रिकमेंड करी हैं, सजेस्ट करी हैं। तो इसके जो सजेशन है, पहली बात तो ये कह रहे हैं भैया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना लो कि जितने भी स्ट्रेस्ड एसेट है, यानी कि जितने भी ये एनपीए है, राइट, उसको सेल करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दो, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उस पर अप्रोच करके जो है वो देख सके, अपनी नीलामी लगा सकते, बिडिंग कर सके, बोली लगा सके, या फिर उसको पता लग जाए कि एसेट हम लोग को सेलिंग के लिए देखने को मिले। देखो यार, कई बार तो पता क्या, मैंने आपको बताया होगा कि कुछ घोटाले भी होते हैं इसके बीच में। किस टाइप के घोटाले होते हैं? देखिए कई बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग, कुछ ऑफिशियल्स ऐसे होते हैं, जैसे होता है ना, कई बार हम सुनते हैं कि कस्टम में माल फंसा हुआ है, वो मरे के भाव बिक रहा है। बदमाश कंपनी, आपने मेरे ख्याल से शाहिद कपूर की पिक्चर का एक नाम था ऐसे ही कुछ, तो लोग यही तो खेल खेलते थे कि कस्टम में पड़ा हुआ जो भी जो खराब रद्दी माल जो होता था उसको एक बार में जो है वो खरीद लेते थे। तो आपने वो वाला उसका देखा होगा, एक सीन देखा होगा। अगर आपने वो बदमाश कंपनी देखी है, तो नहीं देखी तो मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से कुछ लोग ऑपरेट करते हैं। जैसे कि जूते के दो, मतलब एक पेयर जूता, मतलब लेफ्ट और राइट, इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे लेफ्ट वाले जितने भी जूते थे, एक पांव के जूते कंट्री के एक कोने में भेज दिए और दूसरे पांव के दूसरे कोने में भेज दिए, कि लेट से एक को कोलकाता भेज दिया, दूसरे को मुंबई भेज दिया, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब ये एक पैर का जूता जो होगा वो किसी काम का होगा नहीं, तो इसको तो कोई रिसीव नहीं करेगा, लेगा नहीं। तो वो क्या हुआ, वो कहां पर, स्क्रैप में चला गया माल। अब स्क्रैप का माल जो होता है वो मरे के भाव का होता है। जैसे कि आप रीबॉक का एक पेयर का शूज जो है वो खरीदोगे तो कम से कम कितना, 5,000 का आपको अच्छा जूता जो है वो मिलेगा, या 10,000 का, राइट। अच्छे जूते की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। अब आप मान के चलिए एक पेयर, तो मतलब जूते का एक पेयर में से एक जो होता है उसका, या लेफ्ट या राइट में, कोई ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति आके बोले कि चल यार राइट दे दे 2,500 में, नहीं होगा। जीरो, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, कोई नहीं खरीदेगा। खरीदेंगे तो वो कौन, वो स्क्रैप वाले, की इसको जो है फाड़ा फूड़ी करके एक नया जो है वो बना दे, नया मटेरियल जो है वो बन जाए। तो इन लोगों ने क्या किया, मरे के भाव में इसको खरीद लिया, यहां से मरे के भाव में कोलकाता से खरीद लिया। तो इनके पास क्या हो गया, एक फुल पेयर 5,000 का जूता इनको, बिल्कुल मान के चलो कि 500 रुपए में भी नहीं से कम की वैल्यू में इनको मिल गया एक जूता। 500 भी क्या, 100 से भी कम की वैल्यू में मिल गया होगा, मरे का भाव माल है ना। तो इस प्रकार के घोटाले हम लोग को देखने को मिलते हैं कि कंडक्ट किए जाते हैं, होते हैं ऐसे, इस टाइप के घोटाले बहुत ज्यादा, राइट। तो इन सब चीजों से भी बचा जाए। और दूसरी बात क्या होता है कि लोगों को लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है कि यार कौन सी प्रॉपर्टी नीलाम कर रही है बैंक, क्योंकि काफी सारे लोग तो ताक में बैठे रहते हैं कि बैंक कोई प्रॉपर्टी नीलाम करे, क्योंकि पता रहता है लोगों को कि नीलामी वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो कई बार मरे के भाव में जो है बिक जाती है ना, मार्केट में, कि बैंक को जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए होता है, और कई बार
जैसे कि लेट्स से कुछ केसेस में 50% बैंक के पास जो है वो ऑलरेडी वसूली हो चुकी है, 50% की उसको जो है वो वसूली करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि बैंक तो अपनी तरफ से 50% की करेगी, उसके ऊपर आया हुआ वाला जो, क्योंकि अब ऑब्वियसली होता है कस्टमर के बीच में, क्लाइंट के बीच में और बैंक के बीच में भी कई बार इस प्रकार की डील होती है कि यार आप जो है वो उसकी नीलामी कर दो, उसके ऊपर जो भी आएगा मुझे दे देना, मेरा जितना भी बनता है आप अपना निकाल के। बट बैंक क्या करती है, सबसे पहले अपना निकालती है, उसके बाद अगर मान के चलो कि 1 करोड़ की डील है, उसमें 50 लाख बैंक ने अपने निकाल लिए, 10 लाख ऊपर से भी अगर मिल जाएंगे तो भी चलेगा, या नहीं भी मिलेंगे तो भी चलेगा, बैंक तो बोलती है अपना निकल जाए, खत्म, बंद करो डील, राइट, हो गया, फिनिश। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों का लॉस होता है, बट काफी सारे लोग इसमें अपना प्रॉफिट जो है वो गेन कर लेते हैं। आप समझ रहे होगे, मरे के माल को खरीद के। तो ऐसी चीज भी होती है, और लोगों को इन्फॉर्मेशन इस प्रकार के प्रोडक्ट्स की बहुत कम होती है। तो कह रहे हैं कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल दो कि जिससे कि सभी लोगों को एक तो इन्फॉर्मेशन भी मिले कि कौन से प्रोडक्ट जो है, कौन से एसेट जो है वो नीलाम हो रहे हैं, राइट, कौन से स्ट्रेस एसेट की नीलामी हो रही है, जिससे कि इसके बायर्स भी ज्यादा हो सके, लिमिटेड बायर्स ना हो। कई बार तो लिमिटेड बायर्स में ही हम लोग को खेल खेल देखने को मिलता है। जैसे कि कल को आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो सबसे ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज की जो डीलिंग होती है मरे के माल वाली, वो आपके हाथ में होगी। कई सारे आईएएस ऑफिसर अपनी फैमिलीज को ही दिलवा देते हैं ऐसी चीजें, ऐसी प्रॉपर्टीज, राइट, मरे के माल में जो भाव में जो मिलती है ना। तो ये चीज हमें देखने को दी है। और अलाउ करो भैया एआरसी को कि एआरसी जो है वो एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के तौर पर भी काम करे, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये दिवालिया वाला हम लोग को प्रोसेस देखने को मिलती है, यानी कि किसी व्यक्ति, जो कंपनी वगैरह जो होती है, उसका मालिक जब दिवालिया होता है तो उसके लिए ये वाली प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। तो कह रहे हैं इस प्रोसेस में भी एआरसी को इन्वॉल्व करो, इंक्लूड करो, राइट, कि जिससे कि कंपनीज के जो, दूसरी कंपनीज के जो एसेट्स हैं उसको भी निकालने के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए एआरसी जो है वो अवेलेबल हो। और देखिए सरफेसी एक्ट का सेक्शन 5, इसके स्कोप को बढ़ा दो, एक्सपेंड कर दो। इसमें अलाउ करो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है कि ये भी जो है वो खरीद सकें, एक्वायर कर सके फाइनेंशियल एसेट को सभी रेगुलेटेड एंटिटीज के। यानी कि जिस भी कंपनीज को सरकार रेगुलेट करती है, तो वो कंपनी अगर बिक रही है तो उसके जितने भी एसेट्स हैं वो एआरसी एक्वायर कर सके। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में हमने देखा ना कि मरे के माल को, बैंक के मरे के माल को जो है वो, या फिर बैंक के एनपीए, ऐसा मरे के माल नहीं बोलते, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, सुनने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बैंक के हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उसको भी जो है वो एआरसी जैसे खरीद लेती है ना। तो वैसे ही जो दूसरी चीजें हैं, जैसे कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए, एआईएफ्स हो गए, राइट, इसके अलावा एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हो गए, एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गए, राइट। तो जितनी भी ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है, इनके जितने भी एसेट्स हैं ये भी एआरसी जो है वो परचेज कर सके, एक्वायर कर सके, राइट, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ म्यूचुअल फंड्स, या फिर सभी के सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इनके जितने भी एसेट्स हैं, फंड्स हैं, वो एआरसी जो है वो एक्वायर कर सके। मतलब अभी तक बैंक और इवन एनबीएफसी के लिए भी एआरसी जो ऑपरेशन करती है, ऑपरेट करती है। बट कह रहे हैं इसके अलावा जितनी भी एंटिटीज हैं, जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, राइट, जो भी इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, जो कंपनीज, स्पेशली कंपनीज पर मेनली फोकस किया गया, क्योंकि अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की बात करिए ना, कि अगर कोई भी कंपनी का दिवालिया होता है तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है आईबीसी की प्रोसेस जो है वो शुरू होती है, फिर उसका रेजोल्यूशन जो है वो होता है, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब इस कंपनी में जितने लोगों ने पैसा जो है वो लगाया है, तो ऑब्वियस ही बात है उनके पैसे वापस चाहिए। अब उनके पैसे कब वापस होंगे, जब इस कंपनी को बेचा जाएगा, इसके एसेट जो है वो बेचे जाएंगे। तो कह रहे हैं कि एआरसी को इंक्लूड कर लो ऑफिशियली, फॉर्मल तौर पर, कि जैसे कि एआरसी इनकी प्रॉपर्टीज, इनके एसेट जो है उसको खरीद ले और तुरंत जो है वो शेयर जो है वो दे दे, और फिर वो एआरसी अपने हिसाब से फिर उसको बेचे, अपने हिसाब से प्रॉफिट करे, जो करना है करे, है ना। तो इस प्रकार के सजेशन अभी सामने आए हैं। और देखिए जो भी अकाउंट्स 500 करोड़ के ऊपर के हैं, 2 बैंक अप्रूव्ड एक्सटर्नल वैल्यूअर, तो इन्हें जो है वो वैल्यूएशन करने की आवश्यकता है। यानी कि बड़े अकाउंट्स की बात कर रहा है कि जो बड़े अकाउंट्स होते हैं उसमें आप भैया 2 बैंक के वैल्यूएटर को लेकर आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता लगे कि 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, राइट, और 500 करोड़ या उससे ऊपर की वैल्यू की प्रॉपर्टी है, इन्होंने निकाल दी अपने बैलेंस में कि यार इसकी वैल्यूएशन सिर्फ 100 करोड़ ही आ रही है। बात को समझिएगा, ऐसा होता है, बहुत घोटाले बॉस, बहुत घोटाले होते हैं बैंकों के अंदर। मैंने तो पर्सनली ये केस में देखा, पर्सनली, मैं आपको ऐसी दूर की हवा हवा वाली बातें नहीं बता रहा हूं, मैं पर्सनली, और इवन मैं आपको बताऊं तो मेरे खुद के केस में एक इस प्रकार की एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब मैं विक्टिम साइड में था, मतलब मैंने नहीं किया भाई, मैं सीधा साधा इंसान हूं, मैंने नहीं किया। एक केस में ऐसी हरकत जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है, राइट, कि बैंक के लोग को इन्वॉल्व करके सामने वाले लोग बड़े बड़े घोटाले कर देते हैं। तो इसमें कहा गया कि बड़ा जो अकाउंट है, जैसे 500 करोड़ का, अब देखो इसकी वैल्यूएशन अगर किसी एक व्यक्ति को, जैसे फॉर एग्जांपल 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इनने बोल दिया कि चल एक काम कर, 100 करोड़ तो नहीं यार, फिर भी 100 करोड़ हो जाएगा, 300 करोड़ ले लेते हैं अपन, ठीक है, 200 करोड़ का फिर भी सीधे सीधे मुनाफा, 200 करोड़ कितना होता है खुद सोचो।
एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 500 करोड़ है, इसने बैंक वाले को एक ने खरीद लिया और बोला कि इसकी वैल्यू निकाल दे 300 करोड़, और चल एक काम कर तू 10 करोड़ पकड़ ले। अब बैंक के ऑफिशियल को 10 करोड़ उसने जिंदगी में नहीं कमाएगा वो इतने, जितने उसको जो है उसकी पूरी सैलरी जो आप मिला लो तो इतने नहीं कमाएगा वो, बहुत ज्यादा होते हैं 10 करोड़, कितने होते सोचो आप। 1 करोड़ की कितनी बड़ी रकम होती है यार, 1 करोड़ इंसान की पूरी जिंदगी जो है वो लग जाती है 1 करोड़ रुपए कमाने में। हालांकि आज की डेट में ईजी हो गया है, काफी सारी चीजें आज की डेट में ईजी हो गई है, जैसे पहले बड़ी डिफिकल्ट चीजें होती थी आजकल नहीं है इतनी ज्यादा, और आपको सोचना भी नहीं है। मेरा मानना यह है कि आपको कभी भी छोटी सोच नहीं रखना है। मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, जैसे कॉमन मैन, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जैसे आम जनता है, आम जनता के लिए 1 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं, बट मैं आपको हमेशा ये सिखाना चाहता हूँ कि किसी भी चीज को अपनी लाइफ में बहुत बड़ा या एकदम ज्यादा बड़ा मत मानो, भले वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। लाइफ में ना कोई चीज बड़ी है ना कोई प्रॉब्लम बड़ी है। आप तो अपनी सोच ऐसी रखो कि एक टाइम आए मेरी लाइफ में जब मैं 1,000 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में पड़े रहे, 1,000 करोड़ के आप मालिक हो, बट आप नहीं होने वाले। आप सोचो कि मेरे जो आप मुझे मेंटर मानते हो, भाई मानते हो, जो भी मानते हो, कि मेरे जो है झा सर या मेंटर, राइट, तो उनके पास होना चाहिए, उनके बैंक अकाउंट भरपूर होना चाहिए, 100 हजार हजार करोड़ का, राइट। तो ये सोचो आप, क्योंकि आप तो आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो यार, आप इतना रख ही नहीं पाओगे, राइट, लीगल तौर पे, और बाकी फिर आपकी मर्जी, राइट। बाकी मैं प्रमोट नहीं करता इलीगल एक्टिविटीज को, बिल्कुल भी, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं, और मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूं, और आप लोग जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं यू नो इट वेरी वेल, राइट। बट फिर भी आप जानते हैं कि काफी सारे लोग जो होते हैं उस गद्दी पे बैठने के बाद अलग अलग सोर्सेज के थ्रू जो है वो अच्छी कमाई कर लेते हैं। बट जो जेन्युइन हो गया अगर आप, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, पावर ही इतनी होती है, पैसे से बढ़कर पावर नहीं होती। अगर आपके हाथ में पावर है तो शाहरुख खान का बेटा भी जो है वो जेल में है, अभी तो छूट गया है, बट आपको पता है ना पावर कितनी बड़ी, शाहरुख खान यार क्या चीज है वो, उसका मन्नत ही आप देखो, मजा आ जाता है देखकर। इतना पैसे वाला इंसान, उसको एक ब्यूरोक्रेट ने बैंड बजा दी उसकी, उसके बेटे को बंद कर मारा, राइट। अरे वानखेड़े स्टेडियम पे एंट्री भी निकाल, वानखेड़े वानखेड़े कुछ याद है कनेक्शन मिला कुछ, दोनों जगह वानखेड़े था, वानखेड़े स्टेडियम से भी उसकी बैंड बजी और वानखेड़े ने भी उसके बेटे की बैंड बजा दी, राइट। गेटिंग इट और नॉट। तो पैसे, जो आप जिस पावर की तैयारी कर रहे हो ना, तो सोचो, मोटिवेशन लो भाई अंदर से, कि जो पावर आपके हाथ में आने वाली है अल्टीमेट आने वाली है बॉस, अल्टीमेट। मतलब उसमें अमीर से अमीर लोग को आप उठाकर तुरंत ऐसे डाल सकते हो, घेरा बांध के, चल बेटा आ जा अंदर। तो आप मुझे दो 2,000 करोड़, 1,000 करोड़, राइट, 5,000 करोड़, और बाकी पावर आप लो, मैं आपको पावर देता हूं, आप मुझे चलो एनीवेज, मजाक मजाक बंद, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज बड़ी जो है वो नहीं होती। अब आप देखिए 500 करोड़ की प्रॉपर्टी यार, 500 करोड़, इसको अगर सामने वाले व्यक्ति 300 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यूएशन करवा देता है, एक को करप्ट करके, लेट्स से 10 करोड़ रुपए देकर भी करप्ट करके करा दे, 10 भी बहुत है, 1 करोड़ में लोग कर देंगे, राइट। तो इस प्रकार की चीज हमें जो देखने को मिलती है, अगर ऐसी हो जाएगी तो कितना नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा। अब ये नुकसान आप बोल रहे हो किसको होगा, ये नुकसान होगा बैंकों को, ये नुकसान होगा एआरसीज को, राइट। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ऑब्वियस सी बात है कि इसका स्टेक, ऑब्वियस ही बात है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट का जो मनी है वो किसका मनी है, पब्लिक का मनी है, हमारा पैसा है, राइट, सभी लोगों का पैसा है, इस देश की जनता का पैसा है, तो उसका लॉस है ये, क्लियरली, है ना। तो ये चीज इस तरीके से आपको चीजों को लिंक करके रखना है। तो ऐसी चीजें ना हो तो बोल रहे हैं ये कि भैया 2 बैंक के अप्रूव्ड एक्सटर्नल वैल्यूअर्स होने चाहिए, जो वैल्यूएशन जो है वो करें, वैल्यूज को जो है वो निर्धारित करें फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो एक्चुअल मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यूएशन निकालें। ऑल्सो फाइनल अप्रूवल जो है शुड बी गिवन बाय हाई लेवल कमिटी, और फाइनल अप्रूवल जो होगा वैल्यूएशन का वो एक हाई लेवल कमिटी जो है वो देगी। कितना लोन राइट ऑफ करना है उसका अप्रूवल की पावर भी एक हाई लेवल की कमिटी हम लोग को देखने को मिलेगी, जो कि कंडक्ट करेगी। अब एआरसी क्या होता है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एनपीए, बैंक की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एनपीए जो है वो बाय करती है और बैंक की बैलेंस शीट्स को क्लीन कर देती है, राइट, ठीक कर देती है, राइट। और ये एआरसी, देखिए एआरसी एक म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू पर ये करती है, इस प्रकार के एसेट जो है वो सेल करती है और परचेज करती है म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू के तौर पर, यानी कि बैंक और एआरसी के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, जिसके तहत एआरसी जो है वो वैल्यू पर बेच देती है और एआरसी अपना प्रॉफिट निकालती है, बैंक को जो है वो दे देती है, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया वो, ये पूरी चीज थ्योरी में ऐसी एज इट इज लिखी हुई है। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज या फिर एआरसी जो होती हैं वो आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड है। तो जो चीज मैंने आपको अभी समझाई कि गवर्नमेंट का इसमें स्टेक्स होता है, तो एआरसी का भी लॉस, यानी कि कुल मिलाकर पब्लिक के अमाउंट का लॉस। गेटिंग इट। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए।
और सरफेसी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 ये लीगल बेसिस प्रोवाइड कराता है एआरसी को इंडिया के अंदर सेटअप करने के लिए। और सरफेसी एक्ट हेल्प करता है कि जितने भी बैड एसेट्स हैं यानी कि एनपीएस वगैरह जो है बिना कोर्ट में जाए बाहर जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। मतलब कि एआरसी जो है, क्योंकि देखो अब ऑब्वियस ही बात है, बैंक को चाहिए पैसा, एआरसी को चाहिए अपना प्रॉफिट। तो बैंक के पास जो है पैसा मिल जाए, बैंक का एनपीए खत्म हो जाए, तो एनपीए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे देश के अंदर, तो एआरसी खत्म कर रही है बैंक की एनपीए की प्रॉब्लम, बैंक के बर्डन को अपने ऊपर जो है वो ले रही है, राइट। और कोर्ट में जाने के लिए मामला कोर्ट में जा ही नहीं रहा, बाहरी बार जो है वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो रहा है कि कोर्ट में मामला जाएगा तो लंबे सालों तक जो है वो खिंचेगा, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली है। अब देखो, अगर आपको एआरसी सेटअप करना है तो उसके लिए मिनिमम नेट ओन्ड फंड चाहिए 2 करोड़ रुपए का, और आरबीआई ने इस नेट फंड को 2017 में इंक्रीज करके 100 करोड़ कर दिया कि भैया एआरसी आपको चालू करनी है तो 100 करोड़ रुपए की फंडिंग आपको लगानी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपको उसमें 15% रिस्क वेटेड एसेट का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो रखना पड़ेगा 15% का, राइट। कि 15% आपके पास ऑलरेडी रहे कि आप उस एसेट को जो है वो वेव ऑफ कर सको। तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको पूरी चीज क्लियर हो गई होगी।